अगर कुछ डिमांड करना हो राज्य सरकार से अपने पंचायत के लिए, तो आप क्या डिमांड रखेंगे राज्य सरकार के सामने? देखिए, मेरे पंचायत में अभी भी बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, तो मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा, 55 लाख के लागत से बना हुआ हॉस्पिटल है, आप जो देख रहे हैं जी। कभी जाइएगा ना डॉक्टर मिलेंगे, ना नर्स मिलेगा, ना कंपाउंडर मिलेगा। भोजपुरी पॉडकास्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पंचायत राज जलालपुर के सरपंच सह कुचाय कोट सरपंच संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि लक्ष्मी नारायण सिंह। अपने बारे में बेहतर यही बताएंगे सर। सबसे पहले तो दीपक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जिस क्षेत्र में हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसमें आपकी दिन दुगुना रात चौगुना वृद्धि हो। मेरा छोटा सा परिचय कि मैं जलालपुर पंचायत का निवासी हूँ। परिवार शुरू से ही राजनीति से जुड़ा हुआ है, और इस जलालपुर पंचायत का 3 टर्म नेतृत्व मुखिया के रूप में मेरे बड़े भाई, चचेरे बड़े भाई श्री जितेंद्र सिंह किए हैं। अभी 2021 से मेरी पत्नी इस पंचायत में सरपंच हैं और प्रखंड की अध्यक्ष हैं। अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका चुनावी सफ़र कैसा रहा, क्योंकि आप पहली प्रयास में ही बहुत अच्छे मतों से अपना चुनाव जीते थे। देखिए दीपक जी, ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा पहचान मेरे परिवार से था। मैं चुनाव भी लड़ा तो अपने गांव जवार के जो हमारे गार्जियन थे, जो हमारे मित्र बंधु थे, जिनसे हमारा अच्छा संबंध था, वो सब लोग मुझे मिलकर और हमें चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किए। उन सब का आशीर्वाद लेकर ही मैं अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया, और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं पंचायत में भारी बहुमत से विजयी हुआ। आज तो आपसे बहुत सारी चर्चाएं होंगी, लेकिन एक हम लोगों के बीच दुखद समाचार आया हुआ है। हम लोगों के भूतपूर्व एमपी जो थे स्वर्गीय काली प्रसाद पांडे जी का निधन रात में हो चुका है, तो उनके लिए चंद शब्द आप जरूर कुछ बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, आज हम लोगों के लिए ही नहीं, पूरे ज़िले के लिए ये बहुत ही दुख की बात है कि एक युग का, एक राजनीतिक युग का समापन हो गया। सरदेव काली प्रसाद पांडे जी देश के राजनीति में, पूर्वांचल में एक कद्दावर नेता थे और एक अहम भूमिका निभाते थे। आज उनके न रहने पे हर लोग उनको याद करके रो रहा है। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि श्री काली प्रसाद पांडे जी के लिए है, और वो हमेशा हम सभी के दिलों में जीवंत रहेंगे। भगवान से हम भी उनको प्रार्थना करेंगे कि उनको अपनी शरण में लें, उनकी आत्मा को शांति दें, क्योंकि काली पांडे जी हमारे क्षेत्र के लिए वाकई एक बहुत बड़ी क्षति करके चले गए हैं। बिल्कुल दीपक भाई, बिल्कुल। अब आपसे आपके बारे में कुछ हम जानना चाहेंगे कि आपके नज़र में अपने पंचायत क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या दिख रही है वर्तमान समय में? देखिए दीपक भाई, समस्याएं तो बहुत होती हैं, समय समय पर उनका निदान भी किया जाता है। सिर्फ अपने ही पंचायत में नहीं, देखा जाए तो पूरे बिहार में मूल रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सबसे बड़ी समस्या है, जिसको सरकार को हर स्तर पर लग के सबसे पहले इसको सुदृढ़ करना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य तो वाकई सबसे बड़ी समस्या हमेशा के लिए रहा है, अब तक भी है। आने वाले समय में उसका निदान होगा कि नहीं, उस पर हम लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा प्लान है, आप कुछ ऐसा सोच रखते हैं जिससे कि सुधार लाया जा सके, तो पब्लिकली ज़रूर बताने का प्रयास कीजिए सर। शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, और दिन प्रतिदिन सुधार भी हो रहा है, लेकिन इसको और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है, जिससे हर वर्ग के लड़के अच्छे से शिक्षा पाएँ। शिक्षा पाएंगे तो सब कुछ संभव है, हर विकास संभव है। एक पंचायत के लिए सरपंच का मुख्य भूमिका क्या रहता है सर? ये बात तो दीपक भाई बहुत अच्छा किए हैं, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। दीपक भाई देखिए, हमारे महात्मा गांधी जी का यह सपना था जी कि देश में पंचायत स्तर पे एक ऐसे
न्याय का गठन किया जाए, न्यायपालिका का गठन किया जाए, जिसमें सबको सुगम और सुलभ, मतलब कि कम दाम में और आसानी से न्याय मिल सके। उसके लिए उन्होंने पंचायतों में ग्राम कचहरी का निर्माण कराया जी। और विगत तो हमारे बिहार में कई वर्षों तक चुनाव ही नहीं हुआ, 27 वर्षों तक चुनाव नहीं हुआ। फिर जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुखिया बने बिहार के, तो 2005 से बिहार में पंचायती राज में सरपंचों को उनका अधिकार दिया गया, ग्राम कचहरी का निर्माण कराया गया। दिन प्रतिदिन ग्राम कचहरी को सुदृढ़ करने के लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं लाती हैं। आम आदमी का जीवन शैली किस तरह से सुलभ हो, उनको ज़्यादातर कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, ब्लॉक में भाग दौड़ नहीं करना पड़े, इसके लिए ग्राम कचहरी का निर्माण हुआ और उस पर सरकार का ध्यान रहता है। बतौर सरपंच प्रतिनिधि ज़्यादातर समय आप जनता के बीच में रहते हैं। ये तो हमारी जनता बताएगी आपसे। जी, तो इससे संबंधित एक सवाल है कि जो भी आपके पास केस आता है वो सभी आपके जानने वाले हैं। अगर दो पक्ष आपस में लड़े हुए हैं और दोनों लोग आपके पास आते हैं तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक व्यक्ति का सरपंच दुश्मन बन जाते हैं। अगर उनके हक में फैसला न हुआ तो वो खुद को गलत रहते हुए भी सरपंच को ही दोषी क्यों मानते हैं? देखिए दीपक भाई, हर आदमी का अपना अपना काम करने का अलग अलग तरीका होता है। मेरा जो तरीका है, मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है कि एक दो जन कोई नाराज़ हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब तक हमने जो भी फैसला है अपने पत्नी के बिहेव पर किया है उसमें कोई नाराज़ हो। देखिए, हक हिस्सा का हम लोगों के पास क्या आता है, ज़्यादा ज़मीनी विवाद आता है जी। तो हम लोग मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं। अगर आप मेरी बात मान लीजिएगा तो आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा और हर आदमी को उसके हिस्से के मुताबिक ही उसको ज़मीन मिलता है। यानी कि आपका बात अगला समझ जाए तो शायद वो एक बहुत बड़ी परेशानी से राहत पा सकता है। दीपक भाई, जो आप कचहरी पता में कीजिएगा, उसका बेमतलब का पैसा और समय बर्बाद दीपक होगा, भाई, उससे वो बच सकता है। आप पता कीजिएगा जी। मेरे पहले भी हमारे बहुत माननीय सरपंच लोग रहे हैं, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करता हूँ और न ही किसी के, सभी लोग आदरणीय हैं। वो लोग भी अपने अपने हिसाब से काम किए हैं, मैं भी अपने हिसाब से काम करता हूँ। लेकिन पूछिएगा हमारे पंचायत के जनता से कि मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो 20-20 बरिस, 15-15 बरिस, 10-10 बरिस से लंबित था और वो मेरे पत्नी के रीजिंग में सब क्लियर किया गया है। चलिए, तो बहुत बढ़िया आप बताए सर कि आपसे मैक्सिमम लोग संतुष्ट रहते हैं और कुछ लोग तो नाराज़ होना स्वाभाविक सी बात है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपके फैसले के दरमियान कोई एक ऐसा केस जिसमें आपको ज़्यादा चुनौती समझ में आया हो और उसको आपने फिर अपने सूझबूझ से सल्टा दिया हो। सरपंच का काम ही चुनौतीपूर्ण है, कोई ऐसा मामला नहीं होता है जो चुनौतीपूर्ण ना हो। उसमें भी एक विशेष चुनौती बहुत सारी हैं, आप पता कीजिएगा, बताएंगे लोग। जलालपुर में ही कई तो मैटर फरियाए हुए हैं, कोई ऐसा गांव नहीं है थी और उसको अपने कोई ऐसा गांव नहीं है पंचायत जी, पंचायत का कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें मेरे द्वारा लोगों को न्याय नहीं दिया गया हो। यानी कि सरपंच का मुख्य काम न्यायपालिका संभालना है। बिल्कुल, विकास से कोई मतलब नहीं तो है। हम लोगों के पास आईपीसी धारा जो अब तो परिवर्तित हो गया है, बीएनएस। पंचायत विकास में सरपंच का कोई योगदान रहता है कि नहीं? नहीं, पंचायत विकास में सरपंच का कोई योगदान, वो तो माननीय मुखिया जी लोगों का काम है। तो अब इसमें तो पंचायत से संबंधित जो भी बजट हैं या जो भी फंड्स आते हैं उसमें कोई चर्चा आपसे न किया जाए? बिल्कुल नहीं, आपसे सिर्फ न्यायपालिका समझा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अपने पंचायत को अगर कुछ डिमांड करना हो राज्य सरकार से अपने पंचायत के लिए, तो आप क्या डिमांड रखेंगे राज्य सरकार के सामने? देखिए, मेरे पंचायत में अभी भी बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, तो मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा, 55 लाख के लागत से बना हुआ हॉस्पिटल है, आप जो देख रहे हैं जी। कभी जाइएगा ना डॉक्टर मिलेंगे, ना नर्स मिलेगा, ना कंपाउंडर मिलेगा। वहाँ पे तो बाई चांस कभी एक जो मैम है अपने गांव की रहती हैं, जी जी जी, डॉक्टर का तो कहीं नामो निशान नहीं नामो निशान है जी। तो दीपक जी, आप एक बात बताइए कि सबसे मूलभूत समस्या तो स्वास्थ्य है जी। स्वास्थ्य को बेहतर होना चाहिए। हमारे वहाँ जलालपुर स्टेशन जो कोरोना काल में एक बहुत बड़ा हब बना हुआ था, जितने लोग बाहर से आते थे
इसी जलालपुर स्टेशन पर रुकते थे। यहाँ हाँ, बिहार बहुत का सा- शुरुआती जी, स्टेशन जी, होने के नाते यहाँ पे बिहार बहुत का ज़्यादा लोड था। शुरुआती है और उत्तर प्रदेश का लास्ट है। जी। लेकिन इस जो जलालपुर बाजार है, इसका एकमात्र जो ढाला था वो बंद कर दिया गया। बंद करने से आम जनों को कितनी परेशानी है, सारे व्यवसायी हमारे बेरोजगार हो गए, रोड पे आने की स्थिति हो गई। तो राज्य सरकार से तो हम यही चाहेंगे, हम अपने क्षेत्र के माननीय विधायक, माननीय सांसद, जिन लोगों सांसद से यही चाहेंगे कि हमारे बाजार में जो रेलवे ढाला बंद हो गया है, कृपया कुछ ना हो तो एक अंडरपास का निर्माण करवाया जाए, उसकी मांग उठाया जाए। अभी आप विधायक और सांसद की बात कर रहे हैं तो बिहार में इस समय चुनाव का सरगर्मी जोरों पे चल रहा है, विधायकी का चुनाव है। जी जी लेकिन सबसे ज़्यादा आप तो बात कर दिए रेलवे ढाला का और स्वास्थ्य का। जी जी। लेकिन ऐसा कोई विधायक या मंत्री दिख रहा है जो जाति के अलावा विकास की बात कर रहा हो? सब लोग सिर्फ जातियों में लगे हुए हैं, बात विकास की करते हैं। और जहाँ भी चुनाव का बात आता है तो सोचते हैं कि ये जो क्षेत्र है कौन से जाति बाहुल्य से है जिसको कि हम जाति के आधार पर वोट को अपने साइड में खींच लें। देखिए दीपक जी, जात की बात नेता नहीं करते हैं, ये लोकतंत्र है। फिर कौन करता है? मैं बता रहा हूँ, वही आपको बता रहा हूँ। लोकतंत्र में सबको अपना नेता चुनने का अधिकार है, लोकतंत्र में सबको वोट मांगने का अधिकार है। जी। से जो लोग जात पात की राजनीति करते हैं वो नेता नहीं होते हैं। नेता किसी एक दल, किसी एक जात से नहीं होते हैं। और आप ज्यादातर एक बात मामलों में तो बताइए, यही नहीं देखा नहीं जाता है एक बात सर, आपकी बताइए, बात को काट रहा हूँ कि ज्यादातर मामलों में यही देखा जाता है कि मैं ब्राह्मण समाज को अपने साथ लेके चलूंगा, मैं यादव समाज को अपने साथ लेके अच्छा तो चलूंगा, एक बात बताइए, मैं मुस्लिम कम्युनिटी को दीपक अपने जी, साथ दीपक जी, लेके एक बात चलूंगा। बताइए, जी। क्या हमारे माननीय विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे जी। जी लगातार 5 बार से इस विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं, जी। तो क्या वो स्वदेश अपने अपने ही जात के वोटरों से बने बैठे हैं 5 बार से विधायक? नहीं, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता है, जब तक जन माननीय समूह न हो साथ में संभव नहीं है कि कोई संभव नहीं जीत है। जाए। आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे जी। बहुत सारे लोग अपने विधानसभा को भी लेकर टीपा टिप्पणी कर रहे हैं। कोई कर रहा है कि सुनील सिंह आरजेडी के उम्मीदवार होंगे तो राजपूत किसको वोट देंगे। मेरे कहने का ये ऐसा मतलब सोशल है, मीडिया पे नहीं, बहुत मेरे सारा छाया कहने का हुआ ये है। मतलब है जी। कि क्या माननीय एमएलसी श्री सुनील कुमार सिंह जी वोट मांगने जाएंगे तो पूछ के वोट मांगेंगे कि आप राजपूत हैं, आपका वोट चाहिए? क्या वो प्रमुख रहे 2 टर्म से एमएलसी रहे तो अपने राजपूत भाइयों के वोट से एमएलसी रहे? नहीं, ऐसा तो नहीं था। नेता सबका होता है। नेता सबका होता है। हम कहाँ, किस भाषा में, किस प्लेटफार्म पे क्या बोल रहे हैं, भाषा का मर्यादा होना चाहिए। किसी की भावना, वोट किसी मांगते जाति समुदाय समय- का भावना आहत ना हो, जी। ये काम हर आदमी को करना चाहिए। नेता वोट तो मांगते सबके लिए समय है। तो हर नेता जी व्यक्ति विशेष से उसका वोट ही मांगता है। जी जी जी। क्योंकि जाति के हिसाब से करता वोट भी की है, क्वालिटी नहीं होती करता है। भी वैसे ही है। हमारे जी। जो विधायक जी हैं, जी। क्या वो जात पूछ के लोगों का मदद करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं, जो भी जाता है। तो फिर हम कैसे ऐसा कह दें सुनने कि में आता है नेताओं का वहाँ से जात जो होता भी है? जाता है वो सबका उनको मदद संतुष्ट करते हैं, करने के बाद ही सबका वहाँ से मदद लौटाते करते हैं। हैं। जी। उनके भतीजे हैं मुकेश पांडे जी, एक्स चेयरमैन, किसी के घर कुछ भी पड़ जाए तो सबसे पहले पहुंचते हैं, जात पूछ के जाते हैं। चलिए, आपसे एक चीज़ और है कि यथाशीघ्र हम मुकेश भैया को भी बुलाने का प्रयास करेंगे और हमारे क्षेत्र के जितने भी तमाम नेता हैं, चाहे मुखिया हैं, सांसद हैं, पार्षद हैं, अध्यक्ष हैं, सबको हम निमंत्रण दे रहे हैं। यहाँ मंच से भी दे रहे हैं और व्यक्तिगत फ़ोन करके भी सबको हम अपने पास आने का न्योता दे रहे हैं। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं, सब लोग आए, सब लोग अपनी बात रखें। अब आपसे बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, बस 1-2 छोटे छोटे सवाल ले लेंगे कि आप बताइए कि गांव के या आपके पंचायत के जो भी लोग हैं उनको एक छोटा सा संदेश अगर लक्ष्मी नारायण सिंह जी को देना हो तो क्या देंगे? मैं तो अपने पंचायत के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि धर्म, जाति और मजहब के नाम पे आप लोग न बटें, एक दूसरे का साथ दें, मिलजुल कर रहें। पंचायत कैसे विकासशील होगा उसके बारे में सोचें। और एक अंतिम सवाल, महिलाओं और युवाओं के लिए ऐसा कोई प्लान आपके नज़र में है जिससे कि कुछ उत्थान हो सके, बच्चों को बढ़िया रोजगार मिले या महिलाओं को जो है सुरक्षा महसूस हो? देखिए, महिलाएं तो हमारे लिए सदैव आदरणीय हैं और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो महिलाओं को 50% का आरक्षण दे रखे हैं। युवाओं का जहाँ तक प्रश्न है, हमारी शुभकामनाएं हैं हर युवा वर्ग के लिए कि वो पढ़ें,
पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। उनकी सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो पढ़ाई है। पढ़ने से ही सब कुछ हासिल होता है दीपक जी, चाहे संस्कार हो, चाहे संपत्ति हो, जो भी हो जीवन में। आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको मिल रही है, ऐसा बहुत आपको ये पहले से चीज, लोग कहते आए आप हैं। यहाँ पर बैठे हुए जी। हैं पढ़ाई के बदौलत बैठे हुए हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं पढ़ाई के बदौलत बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो यही हम कहेंगे अपने क्षेत्र के नौजवानों से कि मन लगा के पढ़ें और आगे बढ़ें। चलिए, बहुत बहुत आपका आभार कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और हमारे स्टूडियो पे आने के लिए आप तैयार भी हुए, अपना कीमती समय भी दिए। और नमस्कार प्रणाम के साथ मैं आपको शुभ विदा करूंगा। उम्मीद है कि अगर अगला निमंत्रण मैं आपको भेजूं तो आप फिर हमारे पास बिल्कुल जरूर दीपक जी, बिल्कुल, उपस्थित रहिए। बिल्कुल। ये अरे हम हमारा लोग तो आपसे जनता के निवेदन है। सेवक है, आप जब भी याद कीजिएगा हम हाजिर रहेंगे। नमस्कार।